हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता के 1 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए 15 से 25 तक सॉल्व करेंगे। तो ये बुक हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी जेई, बीपीएससी जेई और राजस्थान जेई, स्टेट जेई, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डीप वाटर विथ 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ oil of a specific gravity 0.8 above it. The intensity of pressure at the bottom of the tank. तो हम लोगों को निकालना है कि बॉटम ऑफ द टैंक कितना प्रेशर लग रहा है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो तो यहाँ हमारा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 मीटर वाटर है, जो कि यहाँ दिखाया गया है 1 मीटर वाटर है और 0.5 मीटर ऑयल है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को दे रखा है वो 0.8 है। और वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी तो हम लोगों को पता होता है। तो हम लोग को बॉटम ऑफ द टैंक, इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को इसका प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी एच, जहाँ रो क्या है डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट और हेड। तो हम लोगों को पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल गिवन है, तो हम लोग इससे डेंसिटी निकाल लेते हैं 800 इंटू 9.81 इंटू 0.5, क्योंकि जो हमारा हाइट दे रखा है ऑयल का वो 0.5 ही है, तो हमारा 0.5 हो गया। और वाटर का कितना है 1 मीटर, तो 1000 इंटू 9.81 इंटू 1 मीटर। सो सॉल्व करने के बाद जो हम मुझे आंसर मिलता है वो 13,734 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से अपन क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया 13.734, लेकिन जो हमारा ऑप्शन है वो इंटीजर में है, तो ये अप्रॉक्स 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच किया, यहाँ हमारा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इमर्ज किया जाता है इन ए स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। तो आपको बताना है कि यहाँ आपको बताना है कि वर्टिकली अगर हम लोग किसी सरफेस को इमर्ज करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ एक्ट करेगा। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहते किसको हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर किसे कहते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो हमारा होता है वो जिस पॉइंट पे हमारा टोटल प्रेशर उस सरफेस पे एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ मैंने डेफिनेशन दे रखा है कि द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर का जो पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन होता है ऑन अ प्लेन सरफेस इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हम लोग करें कि क्वेश्चन में अब हमारा पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो हमें पता हो गया कि जो टोटल प्रेशर होगा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वही हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। तो अब मुझे पता करना है कि अगर हम लोग वर्टिकली, क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि वर्टिकली इमर्ज कर रहा है, तो हम लोग दोनों का देख लेते हैं कि अगर हॉरिजेंटली करेंगे तो क्या होगा और वर्टिकली करेंगे तो क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग हॉरिजेंटली इमर्ज करते हैं, फॉर ए प्लेन सरफेस इमर्ज हॉरिजेंटली द टोटल प्रेशर वुड पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। तो ये हमारा हॉरिजेंटल है और इसको हम लोगों ने क्या किया कि ये टैंक में इमर्ज कर देते हैं हॉरिजेंटली। तो इसका जो मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया सी जी है, यहाँ सी जी है अगर, तो कह रहा है कि इन दिस केस में इन दिस सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है कोइंसाइड कर जाता है एक दूसरे के साथ, मतलब कि दोनों सेम ही पॉइंट पे होता है, ठीक है। लेकिन
फॉर अ प्लेन सरफेस इमर्ज वर्टिकली, लेकिन अगर हम लोग इसको वर्टिकली इमर्ज करते हैं तो प्रेशर कोइंसाइड नहीं करता है सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया से। ध्यान रखना है कि अगर हम लोग हॉरिजेंटली करते हैं तो कोइंसाइड करता है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग अगर वर्टिकली करते हैं तो ये कोइंसाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी होता है डेप्थ के साथ, अगर फ्लूइड इसमें भरा हुआ है तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करते जाएगा विद द इंक्रीज इन द डेप्थ। तो जिसके वजह से क्या होता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर वर्टिकली इमर्ज बॉडी के लिए लाई करता है बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द, सपोज यहाँ अगर इसका सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एक्ट कर रहा है तो सेंटर ऑफ प्रेशर इससे नीचे एक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर इमर्ज वर्टिकली इन स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है जिसमें आप देखो कि ये आपका सी जी एक्ट कर रहा है एक्स बार डिस्टेंस पे, और ये सी पी सेंटर ऑफ प्रेशर है वो एच बार डिस्टेंस पे, इसी को हम लोग एच सी पी से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका उससे नीचे कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑलवेज बिलो द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया वर्टिकली के लिए, लेकिन यही कहता हॉरिजेंटली तो कोइंसाइड कर जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि a vertical triangular area with vertex downward and altitude h has its base lying on the free surface। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगुलर एरिया है जिसका वर्टेक्स डाउनवर्ड है और एल्टीट्यूड आपको दे रखा है कि ये h एल्टीट्यूड है आपका, और ये आपका फ्री सरफेस है। ठीक है, द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस, तो कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस के कितना नीचे होगा। तो हम लोगों को पता है कि इसका सेंट्रॉइड जो होता है बेस से कितना डिस्टेंस पे होता है बताइए। अब तो ये हमारा एच वाई थ्री डिस्टेंस पे होता है, ये हमारा सेंट्रॉइड होता है यानी कि सी जी होता है, ना कि सेंटर ऑफ प्रेशर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अभी अभी हम लोग ने सीखा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहते किसको हैं? जहाँ टोटल फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगता है। और अब हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते कैसे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते कैसे हैं। तो ये हमारा एच बाई थ्री है, वो क्या है? सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, ना कि सी पी है, सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो एच वाई थ्री वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा क्वेश्चन में कर रहा है मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, और ये हमारा रहा सी जी, ये हमारा क्या रहा? सी जी है। ठीक है, निकालना सी पी है। तो हम लोगों को पता है कि किस फार्मूला का हेल्प से हम लोग सी पी निकालते हैं। एच सी पी इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा ए इंटू एच बार। ठीक है, तो अब मुझे जो जो चीज़ चाहिए वो फाइंड कर लेते हैं। आई जी एक्सेस ट्रायंगुलर का मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि सारे टाइप के शेप के लिए क्या आई जी एक्सेस का होता है, ऐसे पता होता है तो अच्छी बात है। तो देखिए आई जी एक्स एक्स इज इक्वल बी एच क्यू वाई 36, ये मुझे पता हो गया। जहाँ बी क्या है? ये बेस है, ये बी, ये आपका बी रहा। ठीक है, और एच बार इज़ द सी जी। तो सी जी आपका कितने डिस्टेंस पे होता है? ये एच बार आपका एच बाई थ्री डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि बी एच बाई टू। तो एच सी पी में वैल्यू पुट कर दीजिए, एच बार का वैल्यू एच बाई थ्री, पी एच क्यू बाई 36, और सॉल्व करने पे आपका एच सी पी एच बाई टू आ जाता है। ठीक है, जो कि सी आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ओके, सो इस क्वेश्चन का सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि एच बाई टू आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल इज इक्वल टू। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना होगा किसी भी प्लेन सरफेस पे जो कि एक इंक्लाइंड है किसी एंगल थीटा पे हॉरिजेंटल के साथ। तो देखिए जहाँ पी क्या आपका दे रखा है, ये पी ए दे रखा है, पी ए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो चलिए एक कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे प्रेशर एक्ट करता है। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक मास, किसी भी स्टैटिक मास में जो प्रेशर होता है लेकिन डिपेंड्स करता है वर्टिकल डेप्थ
ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस हमने शो कर रखा है, इस फ्री सरफेस से कितना डेप्थ है किसी भी पॉइंट का। सपोज ए बी सी इन सारे पॉइंट का मुझे प्रेशर निकालना हो, ठीक है। तो मुझे बस और बस इस चीज़ से मतलब है कि ये डेप्थ फ्री सरफेस से कितना नीचे है ये पॉइंट, एंड द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस एंड द स्पेसिफिक वेट। तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल डेप्थ पे और जो भी फ्लूइड है। यहाँ पे सपोज अगर वाटर है तो वाटर का स्पेसिफिक वेट चाहिए, अगर कोई और फ्लूइड होता है तो उनका स्पेसिफिक वेट चाहिए होता। एंड इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप साइज ऑफ द बॉन्डिंग कंटेनर। इस कंटेनर का कैसा शेप है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो सारे में तो यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि किसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमें मैंने अभी बताया कि ये बस और बस किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्टिकल डेप्थ और स्पेसिफिक वेट। तो सब में अगर सेम लिक्विड है और डेप्थ हम लोग देख रहे हैं कि सब में डेप्थ बराबर ही है इस पॉइंट का ए बी सी डी का, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी, यानी कि सारे का प्रेशर इक्वल ही होगा इन केस में। यानी कि ये कैसे भी हो हमारा प्रेशर सेम ही होगा और वो कितना होगा, रो जी एच ही होगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन में टोटल प्रेशर पूछ रहा था, इंक्लाइंड है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो हमारा जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्रेशर टोटल प्रेशर और तो यही प्रेशर होगा, ये हमारा एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रो पी ए। पी इज़ द प्रेशर इंटेंसिटी, ए इज़ द एरिया यानी कि फोर्स हो गया। ओके, करेक्ट आंसर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से न्यूमेरिकल है। A vertical rectangular plane surface is submerged in a water such that its top and bottom, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर प्लेन है उसको सबमर्ज किया जाता है वाटर में इस प्रकार की। सपोज ये हमारा फ्री सरफेस है और इसका करा है कि टॉप एंड बॉटम सरफेस 1.5 मीटर एंड 6 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो हमारा जो रेक्टेंगल होगा वो कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो 1.5 मीटर है और ये जो बॉटम का डिस्टेंस है वो कितना है, 6 मीटर है। तो कुछ इस तरह से होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब कि सेंटर ऑफ प्रेशर फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये मुझे निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैंने डायग्राम में सेम चीज़ बना के दिखाया है। तो आप देखो कि यहाँ पे हमारा टॉप 1.5 मीटर पे, ये 6 मीटर पे, तो हमारा ये जो लेंथ हो गया रेक्टेंगुलर सरफेस का वो 4.5 मीटर हो गया। तो इस बार हमारा इसके हाफ पे एक्ट करेगा। तो चलिए मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस सेम चीज़ कर रखा है कि क्या कर रखा है कि जो हमारा HCP निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करके निकालते हैं। तो अब मुझे सब कुछ पता करना होगा कि एच बार का वैल्यू क्या होगा। तो एच बार 1.5 तो यहाँ तक हुआ ही, उसके बाद मुझे इसका हाफ चाहिए यानी कि 4.5/2 का हाफ चाहिए, यानी कि 3.75 मीटर इज़ आवर एच बार। ठीक है, ओके, ये आपका इस साइड में है। आई जी एक्सेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होता है, BHQ/12। तो BHQ/12, यहाँ B तो मुझे पता नहीं है, तो B इंटू 4.5 पता है, H 4.5 का होल क्यूब बाई 12। एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू लेंथ इंटू वेट, तो 4.5 इंटू B। अब सब सारे वैल्यू को जब पुट करेंगे इसमें तो B से तो V कैंसिल आउट हो जाएगा, B से इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा 4.2 मीटर बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, C। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इन चारों ऑप्शन पढ़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते किसको है। तो चलिए पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी होता क्या है। ओके, तो बॉयंसी क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी को इमर्ज किया जाता है किसी भी फ्लूइड के अंदर, या तो होली या फिर पार्शियली, तो एक अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट किया जाता है फ्लूइड के द्वारा उस बॉडी पे, जो कि उस बॉडी को लिफ्ट अप करता है, मतलब कि ऊपर की ओर धक्का देता है। इस टेंडेंसी को
जो बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है अगेंस्ट द फोर्स एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉयंसी कहते हैं। ठीक है, तो द फोर्स टेंडिंग टू लिफ्ट अप द बॉडी अंडर सच कंडीशन इज नोन एज, और इस फोर्स, जो फोर्स उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लिफ्ट करता है, उसको हम लोग वॉयंट फोर्स करते हैं। इसको हम लोग फोर्स ऑफ वॉयंसी भी बोलते हैं या फिर अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, जिस पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ वॉयंसी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ वॉयंसी जो होता है वो कोइंसाइड करता है जो फ्लूइड डिस्प्लेस करता है ना एरिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब बॉडी को इमर्ज किया जाता है फ्लूइड में होली या पार्शियली, तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड डिस्प्लेस करता है ना, तो वो उसी के तो जितना बॉडी डिस्प्लेस करता है ना फ्लूइड, उसी फोर्स से बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने और क्या बता रखा है कि द सेंटर ऑफ वॉयंसी कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, मतलब कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके सेंट्रॉइड से कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ वॉयंसी। तो ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ वॉयंसी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नहीं कोइंसाइड करता है, तब करेगा जब बॉडी फुल्ली मर्ज्ड होगा तब, लेकिन ऑलवेज तो नहीं ना। तो फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो द करेक्ट आंसर इज बी, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, फ्लूइड डिस्प्लेस करता है, उसके सेंट्रॉइड से करता है। एवब तो होगा ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सीड्स द वॉयंट फोर्स देन द बॉडी विल। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर वेट ऑफ द बॉडी जो इमर्ज किया गया है फ्लूइड का, वो वॉयंसी जो अंदर से लिफ्ट कर रहे हैं उससे अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। सपोज करो कि आप रिवर में तैरने जाते हो। ठीक है, तो आपका वेट जो है वो क्या होता है, जो इसमें वॉयंसी फोर्स नीचे से पानी लगा रहा है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आप क्या हो जाओगे, डूब जाओगे। तो वही चीज़ तो कर रहा है कि अगर वेट ऑफ द बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सीड द वॉइंट फोर्स, तब क्या होगा, तो राइज अंटिल इट्स वेट इक्वल टू वॉयंस, नहीं, टेन टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक। आप भी तो क्या करोगे, अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया वॉयंसी फोर्स से, तो आप डाउनवर्ड मूव करने लगोगे और फाइनली सिंक कर जाओगे अगर तैरने नहीं आया तो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया। राइज तो नहीं करेंगे, फ्लोट भी नहीं करेंगे, फ्लोट तब करेंगे जब हमारा वेट इक्वल हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, द वेट ऑफ एन इमर्ज बॉडी एक्सीड द वॉयंट फोर्स, द बॉडी विल tend to move downward and may finally sink. So correct answer is B. Okay, let's move to the next question. अब कह रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ फील इज द डिस्टेंस बिटवीन। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि मेटा सेंटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटा सेंटर क्या होता है। तो देखिए, कह रहा है कि इफ अ वर्टिकल लाइन, देखिए, इफ अ वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन थ्रू द न्यू सेंटर ऑफ वॉयंसी, न्यू सेंटर ऑफ वॉयंसी, इसी फिगर में देखते हैं हम लोग कि जैसे कि अगर मान लो कि आप हमारा कोई बॉडी है वो फ्लोट कर रहा है, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब हम लोगों ने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से इसको डिस्टर्ब कर देते। अब क्या हुआ कि बॉडी क्या करने लगेगा, ऐसा फ्लोट करते हुए एक ऐसे हो, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जब होगा तो हम लोग देखते हैं कि आप देखो कि एक साइड का आपका क्या हो रहा है कि एक साइड आपका पानी के अंदर ज़्यादा जा रहा है और इस साइड कम जाने लग गया। तो अब हमारा क्या होता है, हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा जो जी है, सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया है, वो
सेम ही पोजीशन पे रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा वॉयंसी जो इनिशियली दिस पोजीशन पे है, अब क्या होगा कि ये अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। क्यों चेंज कर लेता है? क्योंकि ये आप देखो कि यहाँ डिस्प्लेस फ्लूइड इस साइड में ज़्यादा हो गया और इस साइड में अब कम हो गया, तो इस वजह से ये इधर शिफ्ट कर जाता है, इस साइड में शिफ्ट कर जाता है। और इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करते हैं, और जो हमारा जीबी लाइन है, ये हमारा जीबी लाइन है, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो जो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना, वही हमारा कौन सा होता है? मेटासेंट्रिक हाइट होता है, सॉरी मेटासेंटर होता है। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है? तो मेटासेंट्रिक हाइट हमारा जो, क्योंकि हमारा बी का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, जो जी है और एम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा मेटासेंट्रिक हाइट होता है। तो हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? मेटासेंट्रिक हाइट फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ हिल इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी। नहीं, गलत। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, करेक्ट। सेंटर ऑफ बुओयेंसी एंड मेटा सेंटर, नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ बुओयेंसी क्यों नहीं? क्योंकि ये तो अपना पोजीशन चेंज कर ले रहा है। ठीक है, फ्री सरफेस, ये भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज बी। मैंने इसी को आगे दिखा रखा है आपको, इसी को लैंग्वेज में। अब मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है उसको निकालते कैसे हैं? तो उसके निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी एम इजिकल टू आई बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बी जी। बी जी क्या है? हमारा जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वी क्या है? वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना फ्लोटिंग बॉडी में जितना जो बॉडी पानी के अंदर है, तो वो कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब एक फ्लोटिंग बॉडी को हम लोग कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि जब कोई भी सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग बॉडी को स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है ना, तो ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप करता है। ठीक है, कोई भी बॉडी को, जैसे कि हम लोग मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है कि आपके पास बॉडी है, उसको हम लोग स्लाइट क्या किए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए, तो वो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन दिखाता है। कौन कौन सा दिखाता है? एक तो आपको दिखाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल। तो कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा? तो हम लोग अभी फ्लोटिंग बॉडी का बात कर रहे हैं। ये देखिए कि आपका ये वाटर सरफेस है और इसके ऊपर वाला सरफेस मतलब कि फ्लोट कर रहा है। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी द स्टेबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय सिंपली बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयेंसी। कह रहा है कि फ्लोटिंग बॉडी के लिए जब हम लोग को इसका स्टेबिलिटी निकालना होगा, तो हम लोग बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी से नहीं निकाल पाएंगे, जबकि ये डिपेंड करेगा आपका मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। क्यों? क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी है वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयेंसी की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे स्टेबिलिटी, तो हम लोगों को मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आप देखो कि स्टेबल एम लाइज, इट मीन्स कि ए मेटा सेंटर लाइज एबव द जी। जी तो आपका सेम पोजीशन पे है, और जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा एबव रहे जी से, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेबल पोजीशन में है। ठीक है, अब क्या होता है जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? जब दोनों कोइंसाइड कर जाए, यानी कि एम और जी दोनों कोइंसाइड कर जाए, तो वो हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रहा, जो ये केस दिखा रखा है। और अनस्टेबल, जब आपका जब का क्या हो कि जी ऊपर हो जाए और एम नीचे हो जाए, मतलब कि मेटा सेंटर आपका नीचे हो जाए और जी ऊपर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल। तो अब चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। फ्लोटिंग बॉडी कह रहा है, ध्यान देना कि फ्लोटिंग बॉडी कह रहा है या सबमर्ज्ड बॉडी कह रहा है। तो फ्लोटिंग बॉडी अगर कह रहा है, तो क्या हमने देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या होना चाहिए? एम को ऊपर होना चाहिए और जी को नीचे होना
पड़ेगा। और ये हमारा स्टेबल का केस हो गया। अगर दोनों एम और जी दोनों को इंसाइड कर जाए तो न्यूट्रल हो गया, और अगर जी ऊपर हो जाए और एम ऊपर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अनस्टेबल हो गया। तो व्हेन द मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, विद द मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो। मेटासेंट्रिक हाइट जीरो मतलब क्या हुआ है कि जी एम कोइंसाइड कर गया, तभी तो मेटासेंट्रिक हाइट कुछ रहा ही नहीं, तो ये भी नहीं। व्हेन द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर इज बिलो द, ये वाला केस, तो मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर फ्लोटिंग बॉडी था तब, अगर इमर्ज्ड बॉडी होता तब उसका उसका इक्विलिब्रियम कैसे देखते कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो उससे भी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, पूरा पानी के अंदर है, ये पूरा पानी के अंदर है। तो मान लो कि आप ये आप हो, तो आप कब स्टेबल रहोगे, आपके सर पे मान लो कि एक हेवी लोड दे दिया जाए, तो आप स्टेबल रहोगे क्या, नहीं रहोगे। तो जी आपका क्या दिखाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी ऊपर है सेंटर ऑफ वायंसी के, तो आप अनस्टेबल हो। अब क्या हुआ कि आपको ये सर से हाथ में पकड़ा दिया जाए, ये जो लोड है ये आपके हाथ में दे दिया जाए, तो आप थोड़ा न्यूट्रल हो गए, क्योंकि बी और जी दोनों क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। अब एक केस लो जिसमें कि आपका ये जो लोड है आपको नीचे रख दिया गया पैर के नीचे, अब आप इस पे खड़े हो, तो अब ये तो कंफर्टेबल सिचुएशन है और ये आप स्टेबल भी हो गए। तो ऐसा करके इसको ध्यान रख सकते हैं कि सबमर्ज बॉडी में जब हमारा जी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और बुयांसी नीचे है, तो हमारा क्या होगा, हम अनस्टेबल कंडीशन में रहेंगे। जब जी और बी कोइंसाइड कर जाए, तो जैसे देखो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि जब बॉडी सबमर्ज होता है तो हम लोग जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वायंसी के हेल्प से हम लोग उसका स्टेबिलिटी पता कर पा रहे हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जब फ्लोटिंग बॉडी होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा सेंटर ऑफ वायंसी चेंज होते रहता है, तो इस वजह से हम लोग उसमें मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हेल्प लेते हैं स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हमारा मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो, अब हम लोग को पता करना है कि मेटासेंट्रिक हाइट तो है, लेकिन वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराता है कि डिक्रीज कराता है, और कब इंक्रीज कराएगा कब डिक्रीज कराएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मेटासेंट्रिक हाइट हमने सीखा था अभी अभी कि कैसे निकालते हैं, आई वाई वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस वी जी, और जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन कट बाई द फ्री सरफेस लेवल ऑफ द लिक्विड। सपोज कि आपका ये सिलेंड्रिकल कोई भी बॉडी है और ये पानी के अंदर है, यही आपका इसका वाटर सरफेस है, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा वो जो पानी कट कर रहा है इस सरफेस का चाहिए होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा में सेम ही है। अगर आपका कुछ इस तरह से कोई बॉडी होता और ये इसका, तो आपको इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, आपको इस पॉइंट का चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जो आई चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्लेन कट बाई द फ्री सरफेस लेवल ऑफ द लिक्विड उस सरफेस का चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर जी एम यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट ग्रेटर दैन जीरो है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, और लेस दैन जीरो हो गया इसका मतलब अनस्टेबल। और इसका हम लोग यूज करते हैं सीप डिजाइन करने में। ठीक है, तो सीप डिजाइन करने में हम लोग इसका मेटासेंट्रिक हाइट का यूज करते हैं। तो जी एम, तो अब देखते हैं कि किस केस में ये स्टेबल होगा किस केस में नहीं होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट, मतलब क्या, मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज हो रहा है यानी कि जी एम ग्रेटर देन जीरो है, और मुझे पता है कि जी एम ग्रेटर देन जीरो होता है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा इंक्रीज कंफर्ट फॉर द पैसेंजर, और चौथा डिक्रीज कंफर्ट फॉर द पैसेंजर।
तो हम लोग जो सीप डिजाइन करते हैं ना, वो पिचिंग और रोलिंग के लिए करते हैं। तो अगर हमारा रोलिंग क्या हुआ कि जैसे कि आप देखो, जैसे इस केस में देखते हैं कि रोलिंग क्या हुआ, पिच रोलिंग हुआ कि ये कुछ ऐसे ऐसे पानी में जो, अगर ये पानी में है तो रोल कर रहा है कुछ ऐसे। तो हम लोग जनरली डिज़ाइन करते हैं कि अगर रोलिंग में सेफ हो गया तो पिचिंग, पिचिंग मतलब कि ये आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है। जब आप लोग बोट में कभी बैठे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि आगे पीछे जो हो रहा है वो आपका पिचिंग है। और जब ये लेफ़्ट राइट साइड में मूव करने लगा ये रोलिंग। तो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं ना, तो सीप डिज़ाइन में ये ध्यान रखा जाता है कि इसको सीप को रोलिंग में सेफ बनाया जाए, पिचिंग में तो ऑटोमेटिकली सेफ हो ही जाएगा। ओके। तो हमारा जब हम लोग ये मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाते जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करता है, लेकिन जो कंफर्ट होता है पैसेंजर का वो डिक्रीज करता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1 और 4। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।